हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे टोनी मॉरिसन के वर्क जैज़ के बारे में। जैज़ एक हिस्टोरिकल नॉवेल है जिसे टोनी मॉरिसन ने लिखा था 1992 में। इसे एल्फ्रेड ए नॉफ पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश किया था। जैज़ टोनी मॉरिसन की दांतिस्ट ट्रायलॉजी का सेकंड वर्क है। इसका पहला वर्क था बिलवेड 1987 और थर्ड वर्क था पैराडाइज 1997। बिलवेड की समरी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। इसे हम दांतेस्ट ट्रायलॉजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर दांते अलीगेरी के वर्क द डिवाइन कॉमेडी से मिलता है, क्योंकि डिवाइन कॉमेडी में भी 3 पार्ट्स थे, इन्फर्नो, पर्गेटेरियो और पैराडाइसो। अब बात कर लेते हैं इस वर्क की सेटिंग के बारे में। जैज़ में सेटिंग दिखाई गई है 1920s के समय की, जो कि प्राइमरली सेट होता है हार्लेम में। हार्लेम न्यूयॉर्क सिटी का एक नेबरहुड है। हालांकि पूरे वर्क में कहीं पर भी हार्लेम को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन उसे हमेशा ही मॉरिसन ने रेफर किया है द सिटी। अगर आप नॉवेल का टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको हार्लेम कहीं पर मेंशन किया हुआ लिखा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन आपको एक टर्म दिखेगा उसके लिए, द सिटी। अब देख लेते हैं हार्लेम सिचुएटेड कहाँ पर है। दरअसल ये एक नेबरहुड है जो कि न्यूयॉर्क सिटी के अपर मैनहट्टन में है। ये रफली बाउंडेड है, या इसके आसपास क्या क्या देखने को मिलता है ये देख लेते हैं मैप के ऊपर। जैसे कि इसके वेस्ट साइड में हडसन रिवर है, नॉर्थ साइड में हार्लेम रिवर है, ईस्ट में फिफ्थ एवेन्यू है और साउथ में हमें सेंट्रल पार्क देखने को मिलता है। अब जान लेते हैं इस वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। मॉरिसन was inspired to write jazz after seeing a book of photographs taken at Harlem funerals in the 1920s. James Van Der Zee's funerary portrait 1926, which appears in the Harlem Book of the Dead 1978, was a primary inspiration for jazz. मॉरिसन ने जब एक बुक ऑफ फोटोग्राफ्स, जो कि द हार्लेम बुक ऑफ द डेड थी, इसमें एक फ़ोटो देखी जिसको देखकर वो इंस्पायर हुई जैज़ लिखने के लिए। ये फ़ोटो ली थी जेम्स वैन डर्सी ने, जो कि उनकी बुक द हार्लेम बुक ऑफ द डेड में भी दिखाई देती है, और यही प्राइमरी इंस्पिरेशन बनी जैज़ के लिए। वैन डर्सी हार्लेम और हार्लेम रेनेसांस के टाइम की स्टोरीज लोगों के सामने लाना चाहते थे। लोगों की लाइफ को वो ना केवल डॉक्यूमेंट करना चाहते थे, बल्कि उनकी कहानियाँ लोगों तक पहुँचाना भी चाहते थे अपनी फोटोग्राफ्स के थ्रू। और ऐसी ही एक फोटोग्राफ को देखकर मॉरिसन इंस्पायर हुई और उन्होंने जैज़ लिखा। The Harlem Renaissance was a significant cultural and intellectual movement that took place in the 1920s and 1930s, centered in the Harlem neighborhood of Manhattan, New York City. इस वर्क में हमें हार्लेम रेनेसांस का समय बहुत क्लियरली देखने को मिलता है, क्योंकि ये उसी समय सेट है। ये 1920s के समय में सेट है और उसी समय न्यूयॉर्क सिटी के हार्लेम नेबरहुड में हार्लेम रेनेसांस भी चल रहा था, जो कि एक कल्चरल मूवमेंट था, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था। इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमें जैज़ एज देखने को मिलती है, जिसे हम रोरिंग 20s भी कहते हैं। द जैज़ एज, also known as the Roaring Twenties, refers to a cultural and historical period in the United States that occurred roughly during the 1920s. Jazz Age, जिसे हम Roaring Twenties के नाम से भी जानते हैं, ये एक कल्चरल और हिस्टोरिकल पीरियड था यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में, जो कि रफली 1920s के ही समय शुरू हुआ था। जैज़ एज में हमें जो मेजर इवेंट्स देखने को मिलते हैं वो थे एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 1918, जो कि सबसे बड़ा इवेंट था इसे प्रमोट करने में, क्योंकि उस समय लोग काफ़ी ज़्यादा रेबेलियस थे। दूसरा इम्पॉर्टेंट
इवेंट था वुमेन सफरेज मूवमेंट 1920। ये मूवमेंट अमेरिका में वुमेन की वोट इन राइट्स से रिलेटेड था। यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में 19th अमेंडमेंट लाया गया 1920 में, और इसी में वुमेन को वोट इन राइट्स ग्रांट किए गए। हार्लेम रेनेसांस 1920s। हार्लेम रेनेसांस एक कल्चरल, सोशल और आर्टिस्टिक मूवमेंट था जो कि 1920s में न्यूयॉर्क सिटी के हार्लेम नेबरहुड में शुरू हुआ। ये मूवमेंट अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, आर्ट्स, फैशन, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा को सेलिब्रेट करता है। इसी के साथ हमें जैज म्यूजिक भी देखने को मिलता है। जैज म्यूजिक लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज का एक म्यूजिक जॉनरा था, और इसी के नाम पर इस वर्क का टाइटल भी रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैज म्यूजिक और जैज एज ब्लैक फ्रीडम को और स्ट्रगल को डिपिक्ट करती है, दिखाती है, और इस वर्ड में भी इन्हीं थीम्स का यूज किया गया है। जैज म्यूजिक इटसेल्फ काफी ज्यादा रिबेलियस था। इसके बाद आता है रोरिंग इकोनॉमी। रोरिंग इकोनॉमी रोरिंग 20s का ही एक सबसे बड़ा इवेंट था, जब नेशन और उसके साथ ही वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी को गेन कर रहे थे, अमीर हो रहे थे, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं थी, लोगों के पास वेल्थ थी, और नेशन भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा था, प्रॉस्परस हो रहा था। लेकिन 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश ने सब कुछ खत्म कर दिया। प्रॉस्पेरिटी एकदम से डाउनफॉल में बदल गई। इसकी शुरुआत सितंबर 1929 में हुई थी, जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कोलैप्स हुआ था। इसके साथ ही पूरी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा, और लोगों पर भी इसका बहुत खराब असर देखा गया। फ्लैपर कल्चर। फ्लैपर कल्चर भी 1920s का ही एक इवेंट था। फ्लैपर्स वो यंग वुमेन होती थी जो कि ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल को छोड़ देना चाहती थी। वो अनकन्वेंशनल लाइफ स्टाइल अपनाना चाहती थी, वो भी फ्री होना चाहती थी। उन्होंने उस समय के सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को छोड़कर अपनी लाइफस्टाइल को चुनना ज़्यादा बेहतर समझा। इसके लिए उन्होंने बोल्ड डिसीजंस लिए। उनकी फैशन चॉइसेस, उनके शॉर्ट हेयर स्टाइल, उनका सोशलाइज करना, डांस करना, एंजॉय करना जैज म्यूजिक को, ये एक शिफ्ट था जेंडर रोल्स में। अब जान लेते हैं इस वर्क के कैरेक्टर्स के बारे में। इस वर्क में कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इसलिए अगर किसी भी समय समरी सुनते समय अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप वापस कैरेक्टर्स के ऊपर आकर समझ सकते हैं कि ये कैरेक्टर पर्टिकुलरली कैसा है या कौन है। बाकी आप जब स्टोरी आगे सुनेंगे तो आपको कैरेक्टर्स ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएंगे और याद भी रहेंगे। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है वॉयलेट ट्रेस का। वॉयलेट ट्रेस एक 50-year-old वुमेन है जो कि हार्लेम में रहती है। ये स्टिनी है लेकिन दिखने में अच्छी है। इसकी शादी हुई थी जो से, जो ट्रेस वॉयलेट का हस्बैंड है। डॉरकास मैनफ्रेड ये एक 18 साल की लड़की है जो कि जो और वॉयलेट के बीच में आ जाती है और एक लव ट्रायंगल फॉर्म होता है। एक्टन डॉरकास का बॉयफ्रेंड है। जब डॉरकास जो ट्रेस से अपना रिलेशनशिप खत्म करती है तो एक्टन उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है। ट्रूबेली ये रोज डियर की मदर और वॉयलेट ट्रेस की ग्रैंड मदर थी, यानी कि वॉयलेट ट्रेस की मदर थी रोज डियर। एलिस डॉरकास की आंट थी और डॉरकास के पेरेंट्स की डेथ होने के बाद वही उसका ख्याल रखती थी। फ्रांसिस एंड नियोला मिलर ये दोनों डॉरकास की बेबी सिटर थी। फेलिस डॉरकास की सबसे क्लोज फ्रेंड थी। वॉयलेट और जो को डॉरकास का नेचर बताने में और डॉरकास की डेथ के बाद उसका नेचर समझने में फेलिस ही वॉयलेट और जो की मदद करती है।
मेलवनी ये जो और वॉयलेट की नेबर होती हैं जो कि गॉसिप के थ्रू लोगों तक एक दूसरे की लाइफ की डिटेल्स पहुंचाती थी या इंफॉर्मेशन पहुंचाती थी। वेरा लुइस रे ये ट्रू बैले की ओनर थी और गोल्डन रे की मदर थी। हेनरी वेरा लुइस रे का लवर था और गोल्डन रे का फादर था। गोल्डन रे ये वेरा और हेनरी का बेटा था। इस कहानी का नैरेटिव स्ट्रक्चर नॉन लीनियर है, यानी कि कहानियों में शिफ्ट होता रहता है, पर्सपेक्टिव्स के बीच में, कैरेक्टर्स के बीच में शिफ्ट होता रहता है। हमें डिफरेंट टाइमलाइंस भी देखने को मिलती हैं। इस कहानी में 10 अननंबर चैप्टर्स हैं। अब शुरू करते हैं इसकी समरी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक अननेम्ड नैरेटर से, जो कि कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से करता है कि हमें 1920s के समय हार्लेम में एक कियोटिक और वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। नैरेटिव शुरू होता है वॉयलेट ट्रेस के साथ, जो कि लेनॉट्स एवेन्यू में रहती थी और उसके पास एक बर्ड से भरा हुआ केज था। वो वहां पर अपने हस्बैंड जो ट्रेस के साथ रहती थी। वायलेट को पता चलता है कि उसके हस्बैंड जो ट्रेस का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और वो लड़की डॉर्कास थी। हमें कहानी के स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि डॉर्कास की डेथ हो चुकी है। वायलेट डॉर्कास के फ्यूनरल में जाती है और वो एक नाइफ लेकर उसके फेस पर स्लैश करती है, उसका फेस कट कर देती है, क्योंकि वो उसे अपना राइवल समझती थी। वो ऐसा करने के बाद घर वापस आती है तो वो अपनी बर्ड्स को खोल देती है और उन्हें उड़ने देती है। वॉयलेट एक बहुत ज्यादा वेल्दी पर्सन नहीं थी, वो एक अनलाइसेंस्ड हेयर ड्रेसर थी। जब उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड का डॉर्कास के साथ अफेयर चल रहा है तो वो इस चीज को सहन नहीं कर पाती है और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। जैसे एक दिन कोई वुमेन अपने बच्चे को थोड़ी देर के लिए वॉयलेट के पास छोड़ के जाती है, लेकिन वायलेट अचानक ही उस बच्चे को लेकर कहीं जाने लगती है। पहले तो लोग वायलेट को देख के ये समझते हैं कि शायद वो उसके बच्चे को किडनैप कर रही है, लेकिन बाद में जैसे उसे होश आता है और वो रुक जाती है। इसका मतलब कि वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, उसे समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रही है। जब से वॉयलेट ने डॉर्कास के फ्यूनरल पर जाकर उसके चेहरे को नाइफ से स्लैश किया था, तब से सारी चीजें बिगड़ रही थी। उसके घर पर एक तरह का पॉइजन्ड साइलेंस था, कोई किसी से बात ही नहीं करता था। वॉयलेट अपने पति जो से भी बात नहीं कर रही थी। वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे एक दूसरे से क्या बात करें। इसलिए वॉयलेट डिसाइड करती है कि अब मुझे अपना पूरा अटेंशन डॉर्कास की तरफ लगाना चाहिए। मुझे समझना चाहिए कि वो कौन थी, उसका नेचर क्या था। इसलिए वो अपनी नेबर मेलवनी के घर जाती है। दरअसल मेलवनी का अपार्टमेंट ही वो घर था जहां पर जो ट्रेस और डॉर्कास एक दूसरे से मिलते थे। वॉयलेट मेलवनी से बात करके सब कुछ जानना चाहती थी डॉर्कास के बारे में। वो उसकी हॉबीज पूछती है, इंटरेस्ट पूछती है। वो चाहती थी कि वो ये सब कुछ जानकर या तो डॉर्कास की तरह बन जाए या फिर उससे बेहतर। वॉयलेट डॉर्कास के बारे में जानने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो उसकी आंट से मिलती है, जो कि थी एलिस मैनफ्रेड। वो उससे दोस्ती कर लेती है। एलिस मैनफ्रेड वॉयलेट को डॉर्कास की एक पिक्चर देती है। ये फोटोग्राफ वॉयलेट अपने मैंटल पर रख देती है। अब जो और वॉयलेट अपने घर में मैंटल पे रखी डॉर्कास की फोटो को घंटों तक देखते रहते और रोते रहते, क्योंकि जो ने ही डॉर्कास का मर्डर किया था। दोनों को ही अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बाद में जब कहानी आगे बढ़ती है तो हमें जो ट्रेस और वॉयलेट ट्रेस की अपनी लाइफ के बारे में पता चलता है। जो याद करने की कोशिश करता है कि किस तरह से जब उसने वॉयलेट से शादी करी थी तो वो लोग कितने खुश थे, लेकिन अब उन दोनों के बीच में वो फीलिंग गायब हो गई थी जो मैरिज डे स्टार्टिंग में थी।
वो याद करने की कोशिश करता है कि किस तरह वॉयलेट और जो पहली बार मिले थे, जब वो लोग वर्जीनिया में वेस्पर काउंटी में एक माइग्रेंट लेबरर्स की तरह काम कर रहे थे। वो 1906 में हार्लेम आ जाते हैं। ये वही समय था जब कई अफ्रीकन अमेरिकन साउथ को छोड़ के नॉर्दर्न सिटीज की तरफ मूव कर रहे थे। जो फिर से अपनी वाइफ के साथ वही फीलिंग और वही एक्साइटमेंट रिकैप्चर करना चाहता था, जीना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा मिल नहीं रहा था। वो ये सारी चीज़ें मिस कर रहा था अपनी मैरिज में। अब हमें फ्लैशबैक के थ्रू पता चलता है जब जो एलिस मैनफ्रेड के अपार्टमेंट में गया था, वो वहां पर विमेन को कॉस्मेटिक सेल करने गया था। वहीं पर उसकी मुलाकात होती है डॉर्कास से और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो अपने डार्केस्ट डीपेस्ट सीक्रेट को डॉर्कास को बताना चाहता था। जो और डॉर्कास दोनों ही मदरलेस थे, उन दोनों की ही मदर्स नहीं थी और इसीलिए दोनों एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे थे। वो उसे बताता है कि जब भी वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है, उसे याद आती है एक स्ट्रेंज वुमन। उसे याद आता है कि वो स्ट्रेंज वुमन हाफ क्लोथ थी और वो एक बुश में छुपी हुई थी। उसे लगता है कि वही औरत या वही लेडी उसकी मदर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उस औरत को देखकर जो ने मदर पुकारा तो उसने भी रिस्पॉन्ड में अपने हाथ की उंगलियां हिलाई थीं। लेकिन फिर भी जो को कुछ कंफर्म नहीं था कि वाकई में क्या वो मेरी मदर थी या कोई रैंडम लेडी थी जो कि वहां पर प्रेजेंट थी। धीरे धीरे नैरेटिव फिर से शिफ्ट होता है। अब ये नैरेटिव शिफ्ट होता है मेलवनी एडवर्ड्स के घर पे। जैसा कि हमने देखा कि मेलवनी एडवर्ड्स का ही घर था जहां पर जो ट्रेस और डॉर्कास मिलते थे। वो लोग अब एक दूसरे से ज्यादा मिलने लगे थे। मेलवनी जब काम करने के लिए बाहर जाती थी तो जो और डॉर्कास एक दूसरे से मिलते थे। मेलवनी का एक नेफ्यू था जिसका नाम था स्वीटनेस, या जिसे हम विलियम यंगर और लिटिल सीजर के नाम से भी जानते हैं। वो उसका ख्याल रखती थी। हालांकि बाद में विलियम यंगर या स्वीटनेस वहां से चला जाता है और उसके साथ नहीं रहता है। एक फ्लैशबैक के थ्रू हमें ये रिवील होता है डॉर्कास की आंट यानी कि एलिस मैनफ्रेड को क्या क्या चीजें झेलनी पड़ी थी। एलिस मैनफ्रेड हार्लेम में रहती थी। उसने वहां पर कुछ साल बिताए थे और बाद में उसने अपनी नीज डॉर्कास को भी वहीं पर अपने साथ रहने के लिए बुला लिया था क्योंकि डॉर्कास के भी पेरेंट्स नहीं थे। अब जब कहानी एलिस की तरफ डाइवर्ट होती है तो हमें पता चलता है कि एलिस अपने पुराने टाइम को याद कर रही थी। वो उस दिन को याद कर रही थी जब 5th एवेन्यू में एक साइलेंट मार्च निकाला गया था। ये साइलेंट मार्च निकाला गया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और वॉयलेंस के अगेंस्ट में। उस समय अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। स्लेवरी अमेरिका में 17वीं शताब्दी से चल रही थी। अमेरिकन प्लांटेशन में काम करने के लिए अफ्रीकन स्लेव्स को लाया जाता था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से ही डॉर्कास की आंट एलिस उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती थी। उनका मानना था कि लाउड म्यूजिक जैसे कि जैज लोगों में एंगर बढ़ाता है, इसलिए वो उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। मैनफ्रेड डॉर्कास को किसी भी बड़ी मुसीबत से बचाने की कोशिश करती थी। डॉर्कास की आंट ने उसके ऊपर कई सारे लिमिटेशंस लगा रखे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो शो नहीं करना चाहती थी कि वो और उनकी फैमिली ब्लैक रेस को बिलोंग करती है। डॉर्कास की आंट ने उसके ऊपर इसीलिए कई सारे लिमिटेशंस लगा रखे थे। वो डॉर्कास को बाहर नहीं जाने देती थी या पार्टीज नहीं करने देती थी, लाउड म्यूजिक नहीं सुनने देती थी। लेकिन डॉर्कास अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करती थी उस म्यूजिक से।
डॉर्कास की मदर को जिंदा जला दिया गया था उसके घर में और उसके फादर की भी डेथ हो गई थी। इसीलिए एलिस अब जितना ज़्यादा हो सकता था डॉर्कास को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती थी और उसकी रेस या एथनिसिटी को किसी के भी सामने लाना नहीं चाहती थी, जिससे किसी भी तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उन लोग को झेलना पड़े। एलिस ब्लेम करती है इस नए म्यूजिक को या जैज को और उसे सिंफुल मानती थी। उसका मानना था कि हार्लेम की स्ट्रीट्स रहने के लायक नहीं है और वो एक सिंबल है हॉरर का। एलिस डॉर्कास की देखभाल करने के लिए एक सीमस्ट्रेस की तरह काम करती थी। डॉर्कास भी जब स्कूल से आती तो वो अपने नेबर्स के यहाँ चली जाती थी, यानी कि मिलर सिस्टर्स के यहाँ चली जाती थी जो उसकी बेबी सिटिंग करती थी। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि एलिस ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे डॉर्कास के ऊपर, इसलिए डॉर्कास फ्री होना चाहती थी। एक रात जब एलिस टाउन से किसी काम से बाहर गई थी तो डॉर्कास ने अपनी फ्रेंड फेलिस के साथ बाहर जाने का प्लान किया। वो दोनों एक डांस पार्टी में जाते हैं जहाँ पर डॉर्कास ट्राई करती है कि वो थोड़ी सी मैच्योर दिखे, ओल्डर दिखे, और इसलिए वो लिपस्टिक लगाती है, प्रॉपरली ड्रेस होती है। अब पूरा नैरेटिव फिर से शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट की तरफ। प्रेजेंट यानी कि 1926 की मार्च। ये वही समय था जब डॉर्कास का मर्डर हुए कुछ महीने बीत चुके थे। हालांकि एलिस सब कुछ जानती थी कि किसने डॉर्कास का मर्डर किया है, लेकिन ये सब जानते हुए भी वो कभी भी कॉप्स को नहीं बुलाती है या पुलिस को नहीं बुलाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लॉ से डरती थी। उसे लगता था कि अगर मैं बुलाकर पुलिस वालों को सब बता भी दूं तब भी कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, और इसलिए कभी उसने पुलिस को बताया ही नहीं कि डॉर्कास का मर्डर किसने किया। जब एलिस और वॉयलेट एक दूसरे को दोस्त बना लेती हैं, एक दूसरे से बात करना शुरू करती हैं, तो उन लोगों को अपने बीच में एक कनेक्शन महसूस होता है। उसी समय वॉयलेट को यह भी लगता है कि वो अपनी ही दो आइडेंटिटीज के साथ लड़ रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद से कहीं अलग हो रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास दो पर्सनैलिटीज हैं। वॉयलेट ट्रेस जहां एक और जेलस थी, पॉजेसिव थी, ऑब्सेसिव वुमन थी जिसने डॉर्कास का फेस खराब कर दिया था, वहीं दूसरी ओर उसके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी थी और वो चाहती थी कि लोग उससे प्यार करें, खासकर उसका हस्बैंड उससे प्यार करे। उसे लव और वैलिडेशन की जरूरत थी अपनी लाइफ में। ये दोनों ही इमोशंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल है या जेलस है। अब एक थर्ड पर्सन नैरेटर कहानी को पूरी तरह से शिफ्ट कर देता है वॉयलेट की फैमिली हिस्ट्री की तरफ। वॉयलेट के अंदर ये जो कंफ्यूजन चल रहा था वो कहीं ना कहीं इफेक्ट था उसके पास्ट का। दरअसल जब वो छोटी थी तब उसके फादर उसको छोड़कर चले जाते हैं। उसकी फैमिली बुरी तरह से कर्जे में डूबी हुई थी, लेकिन इतने क्रूशियल टाइम पर ही उसके फादर ने उसको और उसकी फैमिली को छोड़ दिया था। अब घर की सारी जिम्मेदारी रोज डियर के ऊपर आ जाती है, यानी कि वॉयलेट की माँ के ऊपर आ जाती है। हालांकि रोज डियर की माँ यानी कि ट्रू बेलेर ये ट्राई करती हैं कि वो अपनी बेटी की मदद करें, वो उसको कुछ ना कुछ हेल्प करें, असिस्ट करें, लेकिन उनके इतना मदद करने के बावजूद वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है कि रोज डियर अपने आप को संभाल नहीं पाती और आखिरकार एक कुएं में या वेल में कूदकर अपनी जान दे देती है। अब सारी जिम्मेदारी ट्रू बेली के ऊपर आ जाती है। ट्रू बेली अपनी ग्रैंड डॉटर्स को भेज देती है पैलेस्टीन वर्जीनिया, जहां पर लार्ज कॉटन हार्वेस्ट होने के कारण बहुत ज़्यादा लेबरर्स की ज़रूरत थी। एक दिन जब वॉयलेट
सो रही होती है एक ट्री के नीचे, तभी उसको जो ट्रेस मिलता है, जो कि अपनी हैमट से गिर जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ से उन दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है। इसके बाद वो दोनों साउथ से न्यूयॉर्क की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनिशियली उन दोनों ने अपनी लव लाइफ को और सिटी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, लेकिन जब वॉयलेट ने अपनी डिज़ायर जो के सामने रखी कि उसे एक बच्चा चाहिए या उसे एक चाइल्ड चाहिए, तब उन दोनों के रिलेशनशिप में कियोस होना शुरू हो गया, उनमें झगड़े होने शुरू हो गए। कहानी अब थोड़ी सी शिफ्ट होती है और हमें इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जो की लाइफ के। इस समय हार्लेम में स्प्रिंग टाइम था। जो अपने घर में एक कोने में बैठकर रो रहा होता है। उसी समय वॉयलेट आके उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है, उसे चुप कराने की कोशिश करती है। जो अंदर ही अंदर ये सोच रहा होता है कि वो डॉर्कास से कितना ज़्यादा प्यार करता था। हालांकि डॉर्कास ने खुद ही अपना रिलेशनशिप उससे ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो अभी भी उससे प्यार करता था। जो रिग्रेट करता है कि काश मैंने उसे उस दिन शूट ना किया होता। जो अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए सोचता है कि जो ट्रेस को रेज किया था विलियम्स फैमिली ने, जो कि वियना वर्जीनिया में रहती थी। जो ट्रेस उन्हीं को अपनी फैमिली मानता था और सोचता था कि वही उसके रियल पेरेंट्स हैं। विलियम्स फैमिली इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट थी कि उन्होंने उसे बता रखा था कि हम तुम्हारे रियल पेरेंट्स नहीं हैं, तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं। तो उसे ये चीज़ मालूम थी कि विलियम्स फैमिली मेरी रियल फैमिली नहीं है। जब रोडा विलियम्स जो को ये बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहीं गायब हो गए हैं और उनका कोई भी निशान नहीं मिल रहा है, तब उसने एक फ्रेज यूज किया, डिसअपियर्ड विदाउट अ ट्रेस। लेकिन जो को समझ में नहीं आया और उसने इस बात को मिस इंटरप्रेट कर लिया कि शायद मेरा लास्ट नाम ही ट्रेस है, इसलिए उसने अपना पूरा नाम रख लिया जो ट्रेस। अब नरेटर आगे बढ़ता है और हमें ट्रू बेले की कहानी सुनाता है। ट्रू बेले रोज डियर की माँ थी। जब रोज डियर का हस्बैंड उसे छोड़कर चला जाता है और वॉयलेट और रोज डियर को अकेला छोड़ जाता है, तो ट्रू बेले बाल्टीमोर से वेस्पर काउंटी आ जाती है। वेस्पर काउंटी वापस आने के लिए ट्रू बेले ने अपनी एम्प्लॉयर और फॉर्मर मास्टर वेरा लुइस ड्रे को एक सिक लीव लिखी। ये सिक लीव फेक थी कि वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेना चाहती है क्योंकि वो बीमार है। हालांकि ऐसा था नहीं, उसे अपनी बेटी के लिए वहां पर आना था। वेरा लुइस ड्रे और उसका सन गोल्डन रे और ट्रू बेले, ये तीनों ही लोग बाल्टीमोर के एक हाउस में बहुत लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे। वेरा लुइस ड्रे अपने फादर कर्नल वर्ड्सवर्थ ड्रे की प्लांटेशन में रहती थी। लेकिन वेरा लुइस ड्रे का भी एक सीक्रेट था कि वो अपने एक स्लेव से प्यार करती थी, जिसकी वजह से बाद में उसके फादर उसे डिसओन कर देते हैं, उसे अपनी जायदाद से बेदखल करने का फैसला लेते हैं। जिसकी वजह से वेरा लुइस ड्रे को बाद में उसके फादर डिसओन कर देते हैं। लेकिन ट्रू बेले उसका साथ नहीं छोड़ती। वो उसकी एक डिवोटेड सर्वेंट थी। वेरा लुइस ड्रे और उसके बेटे गोल्डन रे के बारे में ट्रू बेले बहुत सोचती थी, जैसे कि वो उसका ही बच्चा है। ट्रू बेले ही गोल्डन रे को बताती है कि तुम्हें अपने फादर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। अब कहानी शिफ्ट होती है वेरा लुइस ड्रे, उसके बेटे गोल्डन रे और गोल्डन रे के फादर हेनरी लेस्ट्रॉय की तरफ। गोल्डन रे अपने फादर को ढूंढने के लिए जर्नी पर निकल जाता है। वो अपने फादर को ढूंढते ढूंढते वियना वर्जीनिया पहुंचता है। उसकी जर्नी के दौरान उसे रास्ते में एक वुंडेड प्रेग्नेंट वुमन मिलती है जो कि नेकेड थी। अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस होने के बावजूद वो डिसाइड करता है कि वो उसे अपने साथ लेकर चलेगा।
उसे रास्ते में एक अनऑक्यूपाइड कैबिन मिलता है। वो कैबिन खाली था, वहां पे कोई था नहीं। वो उस प्रेग्नेंट लेडी को वहां पर लेकर जाता है और उसकी नीड्स का ख्याल रखता है। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, केबिन का ओनर वहां पर एक यंग बॉय को भेजता है, एक यंग लड़के को भेजता है। और इस केबिन का ओनर और कोई नहीं बल्कि गोल्डन रे का फादर हेनरी था। हेनरी लेस्ट्रॉय को लोग हंटर्स हंटर या मिस्टर हेनरी के नाम से भी जानते थे। हालांकि हेनरी लेस्ट्रॉय को पता था कि गोल्डन रे उससे मिलने आ रहा है। उसे लगा कि वो उसकी रेस के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जब उसे पता चलता है कि गोल्डन रे उस केबिन में एक ब्लीडिंग प्रेग्नेंट ब्लैक वुमन को लेकर आया है, तो हेनरी उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है। वो उससे बात करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि कहीं गोल्डन रे ने उस लेडी के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं किया है। जब लेस्ट्रॉय बहुत जोर देकर उससे उगलवाने की कोशिश करता है तो गोल्डन उसे कहता है डैडी। लेकिन हेनरी इस चीज़ को डिनाई कर देता है कि उसे नहीं मालूम कि कभी उसका कोई बेबी भी था या कभी उसका कोई चाइल्ड भी था। उसी समय वो प्रेग्नेंट लेडी चिल्लाना शुरू करती है और लेबर में चली जाती है। फाइनली एक बेबी बॉर्न होता है, लेकिन वो लेडी अपने ही बेबी को हाथ में लेने से मना कर देती है। जब हेनरी लेस्ट्रॉय उससे कहता है कि तुम अपने बेबी को होल्ड करो, तो वो उसका हाथ काट लेती है और इसीलिए हेनरी लेस्ट्रॉय उसे नाम देता है वाइल्ड। हेनरी और गोल्डन रे आपस में काफी टेंस कन्वर्सेशन करते हैं। हेनरी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गोल्डन रे उसका बेटा है। हालांकि इस बात पर गोल्डन रे को अपने पिता हेनरी पर बहुत गुस्सा आती है, लेकिन वो इसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता और कोई भी बात करने से मना कर देता है। इसके बाद गोल्डन रे कभी भी बाल्टीमोर वापस नहीं आता है। वो डिसाइड करता है कि वो वाइल्ड के साथ ही रहेगा, वुड्स में या उसी जंगल में। वो उस सिविलाइजेशन से बिल्कुल दूर हो जाना चाहता था। अब वो वाइल्ड के साथ उसी जंगल में रहता था। 13 साल बाद उस प्लांटेशन में आग लग जाती है। सारे केन फील्ड जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं और सारे ब्लैक रेजिडेंट्स वहां से भाग जाते हैं। अब कहानी शिफ्ट हो जाती है फिर से डॉरकास की तरफ। एक फ्लैशबैक के थ्रू पता चलता है कि डॉरकास कितनी ज्यादा रेस्टलेस थी। उसके थॉट्स चाइल्डिश थे। अब डॉरकास को जो के साथ रहने में अच्छा नहीं लगता था। अब वो किसी यंग पर्सन के साथ रहना चाहती थी। वो अब ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती थी जिसके साथ रहने पर जो दूसरी लड़कियां हैं वो भी उसे एडमायर करें, ना कि एक ओल्डर मैन के साथ, यानी कि जो ट्रेस के साथ, जिसे हमेशा ही छुपा कर रखना पड़े। इसलिए वो एक्टन को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। जो को ये पता चलता है कि डॉरकास ने उसे एक्टन के लिए छोड़ दिया है और क्योंकि वो यंग है, स्मार्ट है, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। जो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जो डॉरकास पर अटैक कर देता है। डॉरकास जमीन पर गिर जाती है और एक्टन उसे संभालने की कोशिश करता है। सभी लोग डॉरकास से पूछने लग जाते हैं कि ऐसा किसने किया, तुम पर अटैक किसने किया, लेकिन वो कुछ भी बताने से मना कर देती है। कहानी वापस प्रेजेंट की तरफ डाइवर्ट होती है। वॉयलेट फेलिस को एनकाउंटर करती है। वॉयलेट जब फेलिस से मिलती है, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो उस समय एक स्पेशल रिंग ढूंढ रही होती है। ये स्पेशल रिंग डॉरकास ने पहनी हुई थी। फेलिस वॉयलेट से पूछती है कि क्या तुमने वो रिंग देखी है। वॉयलेट उसे बताती है कि हाँ, वो रिंग डॉरकास के साथ ही बरी हो गई। फेलिस उसे बताती है कि किस तरह से उसे अपनी मदर के थ्रू वो रिंग मिली थी। फेलिस रिवील करती है कि डॉरकास को
सीक्रेसी बहुत पसंद थी। उसे इस तरह का सीक्रेट अफेयर खेलने में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसा कि वो सोच रही थी कि उसका सीक्रेट अफेयर सीक्रेट है, ऐसा था नहीं। फेलिस को भी पता था कि डॉर्कास एक इमैच्योर गर्ल है। जहां एक तरफ डॉर्कास को लग रहा था कि उसके और जो के रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं है, वहीं फेलिस जानती थी कि कई लोगों को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता था। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 हेयर ड्रेसर्स ने उन्हें स्पॉट कर लिया था मेट नाइट क्लब में। अब वॉयलेट रात में डिनर प्रिपेयर करती है, जो फेलिस को थैंक्स करता है कि उसे अच्छा लगा कि वो उनके घर पर आई और उसने डॉर्कास के बारे में सारी बातें बताई। अब फेलिस वो सीक्रेट मैसेज शेयर करती है जो कि डॉर्कास ने कहा था जो के लिए। वो उसे बताती है कि डॉर्कास ने मरते मरते ये बोला कि टेल जो देयर इज ओनली वन एप्पल, एंड जो वॉज द लास्ट थिंग ऑन डॉर्कास माइंड बिफोर शी डाइड। जो इज सैडन्ड बाय द न्यूज। जब फेलिस ने जो को ये बात बताई कि मरते समय भी लास्ट में उसके दिमाग में सिर्फ जो का ही ख्याल था, तो जो को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। इस तरह से ये कहानी यहां पर खत्म होती है। नैरेटर रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो और वॉयलेट का अनप्रेडिक्टेबल नेचर था। हालांकि नैरेटर को ऐसा लगता है कि जो या वायलेट दोनों ही लास्ट में एक दूसरे को किल करेंगे या एक दूसरे को मार देंगे। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद हिस्ट्री फिर से एक दूसरे को रिपीट करेगी जब ये नॉवल खत्म होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फाइनली हुआ ये कि एलिस हैज रिटर्न टू स्प्रिंगफील्ड। एलिस वापस स्प्रिंगफील्ड आ जाती है, जबकि एक स्पीटीजी में काम करने लगता है। स्पीटीजी वो जगह होती थी जहां पर अल्कोहलिक बेवरेजेस रखी जाती थी, जिनका इलीगल बिजनेस होता था। नैरेटर को पहले ये लगा था कि शायद लास्ट में जो और वॉयलेट एक दूसरे को मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारी चीजें लास्ट में ठीक हो जाती हैं। जो और वॉयलेट फाइनली एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। अब आते हैं इस वर्क की थीम्स की तरफ। सबसे पहली थीम है वॉयलेंस की थीम। वॉयलेंस की थीम इस नॉवल में काफी आसानी से देखी जा सकती है। इस वर्क की शुरुआत ही होती है डॉर्कास के मर्डर से और किस तरह से वॉयलेट ने उसके फेस पर अटैक किया था। इस तरह से इस वर्क में हमें काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड पर्सनालिटीज देखने को मिलती हैं। अगली थीम है मेमोरी एंड रिमेम्बरेंस। स्लेवरी के समय जब कई फैमिलीज अपनी फैमिलीज से अलग हो रही थी, ग्रेट माइग्रेशन के समय, उस समय लोगों के अंदर कई सारी मेमोरीज थी, यादें थी। जो ट्रेस, जो कि एक ऑर्फन था, उसे कभी भी अपने ट्रू पेरेंट्स के बारे में पता नहीं चला। वो कंटिन्यूअसली अपनी मेमोरी के साथ स्ट्रगल करता रहा। कभी उसको लगता कि वो लेडी जिसने उसके मॉमी कहने पे या मदर कहने पर उसको हाथ दिखाया था, शायद वो उसकी मदर थी, या हो सकता है कोई और भी हो। डॉर्कास की मेमोरी एज अ चाइल्ड, जब उसने अपनी मदर को जलते हुए देखा था या अपनी फादर की डेथ देखी थी। अगली इंपॉर्टेंट थीम है म्यूजिक एंड आर्ट। में डॉर्कास और वॉयलेट म्यूजिक से कनेक्टेड थी। वो उनका पैशन था, वो उन्हें प्लेजर देता था। लेकिन दूसरी ही तरफ जो का क्राइम भी इस म्यूजिक से ही रिलेटेड था। जब जो डॉर्कास को स्टॉक करता है और शूट करता है, तब डॉर्कास एक लाउड म्यूजिक के साथ एक पार्टी में थी।
ऑथर के अकॉर्डिंग यही वो लाउड म्यूजिक था जिसकी वजह से जो इतना ज़्यादा इंकरेज हुआ अपने इस मिसबिहेवियर के लिए कि उसने डॉर्कास का मर्डर कर दिया। ये वाइब्रेंट जैज सीन एक मेटाफर है कि कैरेक्टर्स के डिजायर्स, स्ट्रगल्स, एस्पिरेशंस किस तरह से चेंज हो जाते हैं। जैसे कि जैज में हमें इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिलता है, एक अनप्रेडिक्टेबल नेचर देखने को मिलता है। उसी तरह यहाँ पर कैरेक्टर्स के नेचर में भी एक इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब क्या होने वाला है। लास्ट थीम है लव एंड पैशन की। इस वर्क में हर कैरेक्टर किसी न किसी फॉर्म में लव को सर्च करता है। कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन फील करना चाहते हैं, इंटीमेसी फील करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे कि वॉयलेट ट्रेस और जो ट्रेस का रिलेशनशिप इस नॉवेल के स्टार्टिंग में अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे ही ये नॉवेल खत्म होता है जो और वॉयलेट के बीच में सारी चीजें सही हो जाती हैं। तो ये थी जैज की पूरी समरी और थीम्स। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्क अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इन लिट शेल्फ। थैंक यू सो मच।